Welcome to Wonders Eco World. Today we are going to discuss HPSC Assistant Professor Exam 2025. इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. द शटडाउन पॉइंट फॉर अ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म अकर्स एट द. परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म के लिए शटडाउन पॉइंट कहाँ होगा? एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म का उत्पादन बंद करने वाला बिंदु वहाँ होगा जहाँ पे उसका मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी होगा. सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही फर्म को मिल रही होंगी तो वो शट डाउन पॉइंट कहलाएगा. तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होगा. मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी, डी करेक्ट होगा. औसत परिवर्तनशील लागत का न्यूनतम बिंदु. ग्राफ के थ्रू देखते हैं. ये परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म है, ये उसका AR MR कर्व है. यहीं पे उसका प्राइस सेट करती है वो फर्म. तो यहाँ पे ये AC कर्व होगा और AVC कर्व, सिर्फ AVC कर्व, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही जब फर्म को मिल रही होंगी तो इस टाइम पे ये वाला जो पॉइंट है ई पॉइंट, ये पॉइंट फर्म का उत्पादन बंद कर देने वाला बिंदु होगा, शट डाउन पॉइंट होगा. फर्स्ट का डी करेक्ट है. सेकंड, विच इज़ नॉट द बेसिस फॉर प्योर मोनोपोली, यानी मोनोपोली के लिए इनमें से क्या बेसिस नहीं है? पेटेंट, जब आपको पेटेंट मिल जाता है तो आपको मोनोपोली पावर मिल जाती है, ठीक है. कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई के ऊपर अगर आपका कंट्रोल है तो आप प्योर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है. गवर्नमेंट की जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो भी प्योर मोनोपोली क्रिएट करती हैं, लेकिन मोनोपोली को कभी भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं मिलते. मोनोपोली हमेशा जो रिटर्न्स मिलेंगे या तो वो कांस्टेंट या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही मिलते हैं मोनोपोली को. तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर प्योर मोनोपोली. वोलरस इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल यूजेस आ. वोलरस का जनरल इक्विलिब्रियम का मॉडल क्या यूज़ करता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा. वोलरस के मॉडल में सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होता है. डी ऑप्शन करेक्ट होगा. वोलरस का सामान्य संतुलन मॉडल किसका प्रयोग करता है? युगपत रैखिक समीकरणों की एक प्रणाली का प्रयोग करता है. डिफरेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं डिफरेंट गुड्स और सर्विस और इंडिविजुअल फर्म्स के लिए. इन स्टैकलबर्ग ड्यूओपोली द प्रॉफिट ऑफ द लीडर आर. स्टैकलबर्ग में जो प्रॉफिट होता है लीडर का वो क्या होता है? वो हमेशा फॉलोवर से ग्रेटर रहता है, क्योंकि जो लीडर होता है वो इनिशियली सबसे पहले मूव चलता है और वो क्या मान के चलता है, उसको पता रहता है कि उसके जो फॉलोवर्स हैं उनका वो क्या रिएक्शन देने वाले हैं. तो हमेशा जो लीडर होगा वो सबसे पहले मूव चलेगा और ऐसा इतना आउटपुट को सेट करेगा कि जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम रहे. यहाँ पे स्टैकलबर्ग के केस में लीडर का जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर रहेगा फॉलोवर से. क्वेश्चन 5, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर. एक्सेस कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटी बची हुई है अभी भी, लेकिन उतना फुल कैपेसिटी को यूज़ करके प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया गया है. तो परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं पाई जाती. ए आंसर यहाँ से अपना सही होगा. मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन तीनों ही तरीके की मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन को कम करके चलती है और प्राइसेस को हायर सेट करके चलती हैं. तो अतिरिक्त क्षमता की बात करें तो अतिरिक्त क्षमता कहाँ नहीं पाई जाएगी? पूर्ण प्रतिस्पर्धा के केस में अतिरिक्त क्षमता है वो नहीं मिलेगी. विच इज़ द करेक्ट फीचर ऑफ मोनोप्सोनिस्ट. मोनोप्सोनी क्या होता है? जब आपके पास सिंगल बायर और बहुत सारे सेलर्स हों तो इस केस को हम बोलते हैं मोनोप्सोनी. यानी जब मार्केट में सिर्फ सिंगल बायर है, एक ही क्रेता है और बहुत सारे सेलर्स हैं. सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि एक क्रेता और कई सारे विक्रेताओं वाले बाजार को हम मोनोप्सोनी कहेंगे. हर्फिंडाल हिशमैन इंडेक्स, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है HHI इंडेक्स की. डिफरेंट इकोनॉमिक्स के जितने भी इंडेक्स हैं उनके इंडिकेटर्स के बारे में और उनमें इंडिया की रैंकिंग के बारे में इकोनॉमिक इंडिसेस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हर्फिंडाल हिशमैन इंडेक्स. तो HHI में हम क्या करते हैं? डिफरेंट फर्म का शेयर लेते हैं. फर्स्ट फर्म का शेयर, फिर इसका स्क्वायर करते हैं. ऐसे ही सेकेंड फर्म, फिर उसका स्क्वायर करेंगे उसके शेयर का. ऐसे ही थर्ड फर्म, अगर मार्केट में 3 ही फर्म्स हैं तो ऐसे ही थर्ड फर्म उसके शेयर का स्क्वायर कर देते हैं. तो शेयर के स्क्वायर को सम करते हैं हम HHI इंडेक्स को निकालने के लिए. तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा मार्केट शेयर. सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसमें मार्केट शेयर की बात हुई है, तो ए ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होगा. बाय स्क्वेयरिंग द परसेंटेज मार्केट शेयर ऑफ ईच फर्म इन द मार्केट. यानी बाजार में प्रत्येक फर्म की प्रतिशत हिस्सेदारी का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे. इन द ISLM मॉडल अ डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट वुड बी द रिजल्ट ऑफ. यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है तो किसके चलते ऐसा हुआ होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया? इसको एक ग्राफ के थ्रू पहले ग्राफ बनाते हैं ISLM कर्व का.
तो ISLM वक्र हमें क्या बताता है, ये अपनी IS कर्व है, ये अपना LM कर्व है। ISLM कर्व यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रेट के बीच के रिलेशनशिप को शो करते हैं। IS और LM कर्व, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब गिरती है, नीचे आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट, नीचे गिरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ R1 थी और R2 पे आ गई है नीचे गिर के। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का गिरना हमें क्या बताता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। जो LM कर्व है वो अब राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी मनी सप्लाई के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरती है इन द ISLM मॉडल। तो यहाँ से अपना करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट हियर। तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि की जाएगी अगर ब्याज की दर गिरेगी, अगर ब्याज की दर में कमी होती है तो इसमें से क्या आंसर सही होगा, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की गई होगी, तभी ऐसा हुआ है कि हमारी ब्याज की दर गिरी है। रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस डज नॉट इम्प्लाई, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस इनमें से किसको मान के नहीं चलती है, वो हमें फाइंड आउट करना है। People do not make systematic error. The policy makers have better information about the economy than इकोनॉमिक एक्टर। कह रहे कि पॉलिसी मेकर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक एक्टर्स के कंपैरिजन में। इकोनॉमिक एक्टर कौन होते हैं, इकोनॉमिक एक्टर वे सभी लोग होते हैं जो इंडिविजुअल, जो जिनके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। रैशनल एक्सपेक्टेशन जॉन मुड 1961, रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या मान के चलती हैं कि लोगों के पास, लोग अपने जो भी जितने भी इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, वो उनके पास अवेलेबल सभी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फोरकास्टिंग करेंगे, उसके बेसिस पर, उन सभी तरीके की अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो फोरकास्टिंग करेंगे। तो इन सभी में से बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये मान के ये कह रहा है कि पॉलिसी मेकर के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है, जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनके पास हाइयर इन्फॉर्मेशन रहेगी पॉलिसी मेकर के कंपेरिजन में। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ से इनकरेक्ट है। बाकी को पढ़ लेते हैं। ऑन एवरेज द इकोनॉमी विल बी क्लोज टू LAS, हाँ ऐसा होगा रैशनल एक्सपेक्टेशन के केस में, LAS के करीब चले जाएंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस मस्ट कम एज अ सरप्राइज, यानी जो अगर आपको रियल, फोर्थ ऑप्शन, अगर आपको रियल इकोनॉमी को चेंज करना है, यानी इकोनॉमी में रियल चेंजेस लेकर के आने हैं, तो जो भी आपकी पॉलिसी होगी गवर्नमेंट की, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, वो पॉलिसी एक सरप्राइज के रूप में होनी चाहिए, यानी लोग उसको एंटीसिपेट ना कर पाएँ, इस तरीके की होनी चाहिए अगर आपको इकोनॉमी में रियल चेंजेस लाने हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। इनकरेक्ट ढूंढना था, इनकरेक्ट अपना बी ऑप्शन ही होगा कि पॉलिसी मेकर के पास बेटर इन्फॉर्मेशन नहीं होती रैशनल एक्सपेक्टेशन के केस में, क्योंकि रैशनल एक्सपेक्टेशन मान के चलती है कि जो पॉलिसी है वो इनइफेक्टिवनेस को मान के चलती है, पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस। तो पॉलिसी इनइफेक्टिव तभी होगी जब इकोनॉमिक एजेंट्स के पास, यानी जो आर्थिक एजेंट हैं उनके पास ज़्यादा जानकारी रहे, तभी हमारी पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मॉनेटरिस्ट एडवोकेट करते हैं ऐसी पॉलिसीज को जहाँ पे लिस्ट इंटरफेरेंस हो, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी। मॉनेटरिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये गलत होगा अपना सेकंड वाला, गलत ऑप्शन ही हमें पिक करना था। तो मॉनेटरिस्ट बिलीव करते थे कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके चलते जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है हमारी वो गिरेगी। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को मानते थे मॉनेटरिस्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही हमें पिक करना था। थर्ड ऑप्शन में बोला है मोस्ट ऑफ द केन्जियन आर पॉलिटिकली लिबरल, हाँ जितने भी केन्जियंस थे वो पॉलिटिकली लिबरल थे, वो गवर्नमेंट को मानते थे, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कंसीडर करते थे। और केन्जियन बिलीव दैट एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई हैज़ एन अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट अपॉन नॉमिनल GDP, बिल्कुल सही है। डी भी केन्जियन भी मानते थे कि अनप्रेडिक्टेबल है, कितना इफेक्ट होने वाला है नॉमिनल GDP पे मनी सप्लाई के इंक्रीमेंट का, ये अनप्रेडिक्टेबल है। तो इनमें से जो गलत है वो कौन सा गलत होगा, मुद्रावाद, जो मुद्रा सिद्धांतवादी हैं वो क्या मानते हैं कि सरकारी व्यय में वृद्धि का कोई भी भीड़ प्रभाव या क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होता, ये इनकरेक्ट है अपना, गलत है। LM कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन, LM कर्व अभी हमने देखा, LM कर्व ISLM कर्व, LM कर्व किसके बीच रिलेशन को बताता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम लेवल के बीच के इंटरेस्ट को बीच के रिलेशनशिप को शो करता है, इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। LM वक्र हमें आय और ब्याज की दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। विच सोल्यूशन डू केन्जियन प्रेफर फॉर अ पॉजिटिव डिमांड शॉक, जब पॉजिटिव डिमांड शॉक होगा, यानी इकोनॉमी में डिमांड शॉक है, डिमांड शॉक यानी डिमांड की कमी है, वो भी पॉजिटिव है, ठीक है, डिमांड की कमी चल रही है। तो इस केस में केन्जियन इकोनॉमिस्ट क्या मान के चलते थे, केन्जियन हमेशा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, हमेशा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को प्रेफरेंस देते थे कि अगर ऐसा है, पॉजिटिव डिमांड शॉक अगर है तो हमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ से सही उत्तर क्या होगा अपना, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
टैक्सेस को लोअर भी करने से ऐसा डिमांड शॉक को ठीक कर सकते हैं, बट केन्जियन हमेशा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, तो अपना डी सही उत्तर होगा, सरकारी व्यय में वृद्धि। Who among the following economist has considered the ratio of non-human wealth to human wealth? नॉन ह्यूमन वेल्थ और ह्यूमन वेल्थ के रेशो पर मिल्टन फ्रीडमैन ने फोकस किया था अपनी क्यूटीएम में। अकॉर्डिंग टू शुम्पिटर द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, शुम्पिटर के अकॉर्डिंग ट्रेड साइकिल की कितनी फेज होती है? 4 फेज होती है। इसको डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं कौन कौन सी 4 फेजेस शुम्पिटर की ट्रेड साइकिल की थ्योरी में कंसीडर की गई हैं। ये शुम्पिटर की 4 फेजेज है। सबसे पहले प्रोस्पेरिटी आती है, उसके बाद रिसेशन आता है, उसके बाद डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन के बाद रिवाइवल या फिर रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। ये 4 फेजेज हैं अकॉर्डिंग टू शुम्पिटर। ट्रेड साइकिल के अंदर ये 4 फेजेज आती है, प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिवाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में नहीं, यानी हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वाले ऑप्शन को पिक करना है। तो कोटा सैम्पलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। नॉन प्रोबेबिलिटी यानी जहाँ पे रैंडमनेस नहीं पाई जाती उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ये ऑप्शंस है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल होंगे हमारे। और नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग की बात करें तो यहाँ पे पर्पजिव, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये एग्जाम्पल होंगे, ये टेक्निक होगी हमारी नॉन प्रोबेबल की। और कोटा सैम्पलिंग हमारी प्रोबेबल नहीं है, और जो प्रोबेबल सैम्पलिंग नहीं थी वो वाली हमें चूज़ करनी थी, तो अपना कोटा सैम्पलिंग यहाँ से सही उत्तर होगा। इन सभी में से जो संभाव्यता प्रतिचयन की तकनीक नहीं थी, तो वो कौन सी तकनीक नहीं थी? कोटा प्रतिचयन जो तकनीक है वो हमारी संभाव्यता की तकनीक नहीं है, गैर संभाव्यता तकनीक है वो। 16th क्वेश्चन, इफ with the rise of prices by 6% the wages are increased by 12%, the real wage increase would be, इसका आंसर होगा more than 6%। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें डिफरेंट एवरेज दे रखी है, मीन दे रखी है, और इन मीन को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले हमें छोटी वैल्यू को लेना है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा सबसे छोटा होता है, उसके बाद हमारा हार्मोनिक मीन, नहीं हार्मोनिक मीन अपना सबसे छोटा होता है, हार्मोनिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन से बड़ा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा अर्थमेटिक मीन। ये अपनी सही सीक्वेंस होगी। तो HM यानी 2, ज्योमेट्रिक मीन यानी 3, 2 3 1, सी ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा 2 3 1, 2 3 1, ए ऑप्शन अपना यहाँ से करेक्ट होगा 2 3 1, यानी सबसे पहले अपना हार्मोनिक मीन आएगा, फिर अपना ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे बड़ा अपना AM होता है, 1 लास्ट में आएगा। तो एक ही ऑप्शन में 1 लास्ट में है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। समानांतर माध्य हमारा सबसे बड़ा होता है, तो समानांतर माध्य एक ही ऑप्शन ऐसा है, एक विकल्प ऐसा जिसमें ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन को लास्ट में लिया गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। फिशर का प्राइस इंडेक्स इज, फिशर के प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा गया कि वो क्या है? वेटेड अर्थमेटिक मीन नहीं, फिशर का जो प्राइस इंडेक्स होता है वो लेस्पेयर और पाशे इन दोनों के प्राइस इंडेक्स का मल्टीप्लाई करके फिर उसको हम उनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पेयर एंड कैली, नो कैली भी नहीं होगा, लास्पेयर एंड पाशे, डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होगा कि लास्पेयर और पाशे इन दोनों के इंडेक्स का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, डी करेक्ट होगा। 19th, फ्रांसिस गाल्टन हैज स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ फादर एंड सन। ये ठीक है, उन्होंने रिग्रेशन को समझाने के लिए यही किया था कि उन्होंने फादर और सन का ग्रुप लिया जिनकी हाइट टोलर और शॉर्टर थी, ठीक है। फिर उनकी कंपैरेटिव स्टडी की कि कैसे टोलर पेरेंट्स के बच्चे हैं वो टोल हैं और शॉर्टर के शॉर्ट हैं। फिर उन्होंने ऐसे ग्रुप लिए जहाँ पे मिक्स किया उन्होंने, ऐसे पेरेंट्स जो टोल और शॉर्ट थे, सिर्फ टोलर नहीं थे, टोल और शॉर्ट थे। सिर्फ पहले वाले ग्रुप में पहले वो क्या करके चल रहे थे? सिर्फ टोल पेरेंट्स को ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने ऐसे पेरेंट्स का ग्रुप लिया जहाँ जो कपल है वो टोल और शॉर्ट थे। तो ऐसे केसेस में उन्होंने क्या पाया? जो कोरिलेशन है हाइट का फादर और सन की, वो जो कोरिलेशन है वो लो था, एक्सट्रीमली लो था। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ठीक हैं, लेकिन सेकंड वाली है वो फर्स्ट वाली का रीज़न नहीं है।
बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट नो correct explanation. So there is no correct explanation of A. The B is giving. Accepting the null hypothesis. Null hypothesis को हमने accept कर लिया जबकि वो गलत थी, तो इसको हम टाइप 2 एरर बोलते हैं कि आपकी जो शून्य परिकल्पना थी आपने वो असत्य होते हुए भी आपने उसको स्वीकार कर लिया। टाइप 2 एरर, इसको हम प्रकार 2 की त्रुटि बोलते हैं। 21 विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लीनियर इकोनॉमिक्स। लीनियर इकोनॉमिक्स में हम किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? इनपुट आउटपुट, लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, ये तीनों के तीनों लीनियर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। न्यू क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लीनियर इकोनॉमिक्स। इसमें कैलकुलस को यूज़ करते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स टूल हम इसमें यूज़ करते हैं न्यू क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन में, इसीलिए लीनियर इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। कुर्टोसिस की वैल्यू के बारे में पूछा गया है। वैल्यू ऑफ कुर्टोसिस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुर्टोसिस हमें क्या बताता है? पीकनेस के बारे में बताता है, किसी भी पर्टिकुलर कर्व की पीकनेस कितनी है उसके बारे में हमें कुर्टोसिस बताता है। तो पीकनेस में अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक मेसोकुर्टिक कर्व होता है, और मेसोकुर्टिक कर्व की जो पीकनेस होती है वो इक्वल टू 3 होती है। सी ऑप्शन यानी 3 के बराबर होगा हमारा पर सामान्य बंटन का कुर्टोसिस। कर्व भी देख लेते हैं, तीनों टाइप के जो कुर्टोसिस होती हैं, मेसोकुर्टिक, लेप्टोकुर्टिक और प्लेटोकुर्टिक। यहाँ पे हमारे पास ये प्लेटिकुर्टिक है सबसे नीचे, ये लेस देन 3 होगा, इसकी जो कुर्टोसिस की वैल्यू होगी यानी बीटा 2 की वैल्यू जो होगी प्लेटिकुर्टिक की लेस देन 3 होगी। और लेप्टोकुर्टिक की बात करें, लेप्टोकुर्टिक की ग्रेटर देन 3 होती है, ग्रेटर देन 3, लेस देन 3 फॉर प्लेटिकुर्टिक, और मेसोकुर्टिक के केस में इक्वल टू 3 रहती है हमारी बीटा 2 की वैल्यू, इक्वल टू 3। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर अपना बीटा 2 इज इक्वल टू 3, यानी 3 के इक्वल हमारी कुर्टोसिस होगी इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपना मेसोकुर्टिक कर्व ही होता है। क्वेश्चन 23, द टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज। तो जब ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम होता है हमारे पास SEM का, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का, तो उस केस में हम किस टेक्निक को यूज़ करेंगे इनमें से? तो इसका OLS सही आंसर नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, ये सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि OLS ये अज्यूम करके चलता है कि जितने भी हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं वो अनकोरिलेटेड हैं, लेकिन SEM इस वाली अजम्पशन को, OLS की इस अजम्पशन को वायलेट कर देता है, इसीलिए OLS यहाँ हम नहीं लगाएंगे। और OLS अगर लगा भी देते हैं तो रिजल्ट या एस्टिमेट जो हमें मिलेंगे वो बायस्ड और इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे OLS नहीं लगाएंगे ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के केस में। यहाँ पे हम 2 SLS लगाएंगे, 2 स्टेज लिस्ट स्क्वायर, यानी द्विचरणीय न्यूनतम वर्ग विधि के द्वारा ही इसको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी। हेट्रोस्केडास्टिसिटी हमारे पास है और आपको लीनियर अनबायस एस्टिमेटर चाहिए हैं, तो आप क्या करोगे? कौन से वाले मेथड के थ्रू निकालोगे? इसका सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा, वेटेड लिस्ट स्क्वायर मेथड के थ्रू हम हेट्रोस्केडास्टिसिटी के केस में अपना अनबायस एस्टिमेटर, लीनियर अनबायस एस्टिमेटर को निकाल सकते हैं विद द वेटेड लिस्ट स्क्वायर मेथड। पहले देखते हैं हेट्रोस्केडास्टिसिटी और होमोस्केडास्टिसिटी होती क्या है। तो इन केस ऑफ हेट्रोस्केडास्टिसिटी के केस में ये अपनी रिग्रेशन लाइन है, और जो आपकी रेजिडुअल टर्म्स होती है ना, ये सारी आपकी इस रिग्रेशन लाइन से बहुत दूर दूर रहती हैं, इसीलिए इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोस्केडास्टिसिटी बोलते हैं। और होमोस्केडास्टिसिटी के केस में जितनी भी आपके रेजिडुअल टर्म्स हैं उनके बीच का वेरिएंस कम होता है, ये बिल्कुल अपनी रिग्रेशन लाइन के पास पास होती हैं। तो ये होमोस्केडास्टिसिटी अजम्पशन है अपने OLS की। हेट्रोस्केडास्टिसिटी जब भी होगी तो यहाँ पे हम वेटेड मेथड को यूज़ करेंगे, वेटेड लिस्ट स्क्वायर मेथड को हम यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये WLS मेथड हमारी जो ये दूर वाली वैल्यूज़ है ना, इनको कम वेट देगा, और जो इस रिग्रेशन लाइन के पास वाली वैल्यूज़ हैं, इन पास वाली वैल्यूज़ को जो इसके आसपास की होंगी उनको ज़्यादा वेट देगा। इसीलिए WS के थ्रू हम WLS को यूज़ करेंगे जब भी हमारे पास केस होगा हेट्रोस्केडास्टिसिटी का। तो इस केस में जहाँ पे हेट्रोस्केडास्टिसिटी होगी उस केस में हम, अगर हमें क्या चाहिए है, रेखीय अपविकृत अनुमानक अगर हमें चाहिए है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? हम भारित न्यूनतम वर्ग विधि का यूज़ करेंगे।
लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन अपना एल शेप का होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं अपने कैपिटल लेबर दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, और जब कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जीरो के इक्वल होगी। आप एक दूसरे की जगह, आप कैपिटल को लेबर की जगह नहीं लगा सकते, लेबर को कैपिटल के प्लेस पर आप नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन विल बी जीरो, शून्य के बराबर होगी लियोन्टिफ के उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच। जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, मैक्सिमाइजिंग कार्टेल है हमारे पास, तो उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपका जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कार्टेल होगा तो वो कार्टेल चाहेगा कि उसका जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमम रहे, ठीक है। तो ऑल द फर्म अर्न प्रॉफिट, सभी फर्म को प्रॉफिट ही हो ज़रूरी नहीं है। जो फर्म बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के ऊपर काम कर रही होगी तो उसका प्रॉफिट हाई नहीं होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कार्टेल। ऑल द फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है। ऑल द फर्म सेल एट द सेम प्राइस, सभी सेम प्राइस पे सेल करेंगी। ऑल द फर्म शेयर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सभी के पास इक्वल शेयर होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा कि सभी फर्म एक ही प्राइस पर बेचेंगी। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि सभी फर्म एक प्राइस पे सेल करेंगी, बट सबको इक्वल अर्निंग हो, सबको सेम प्रॉफिट मिले, सबका ही प्रॉफिट मैक्सिमम हो ज़रूरी नहीं है। इंडिविजुअल फर्म्स का प्रॉफिट मैक्सिमम हो ये ज़रूरी नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट है। तो पूरे कार्टेल का प्रॉफिट तो मैक्सिमम होगा। जब हम कार्टेल की बात करेंगे इस केस में तो कार्टेल का तो लाभ जो है वो अधिकतम होगा, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन होगा कार्टेल के केस में, बट इंडिविजुअल फर्म्स के केस में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। इन ए कंट्री द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट MP, ये हमें MPM दे रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट MPI दे रखा है 0.2 और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखी है हमें 0.3। तो हमें मल्टीप्लायर पूछा गया K की वैल्यू क्या होगी 1/MPS प्लस MPM, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो 0.2 प्लस 0.3 0.5 आ जाएगा, 1/0.5 इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा 2.0 डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मल्टीप्लायर की वैल्यू अपनी 2 आएगी जब हमें सीमांत आयात प्रवृत्ति 0.2 दे रखी है और सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.3 दे रखी है। गुणक का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 1 बटा सीमांत आयात प्रवृत्ति 0.2 जमा सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 नीचे आ जाएगा। सिंपली फिर हमारा गुणक 0.2 निकल के डी जो विकल्प है वो अपना सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOP में अपना डिसइक्विलिब्रियम है, नुकसान घाटा भी हो सकता है, वो सरप्लस और डेफिसिट दोनों तरीके का डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी, डिवैल्यूएशन भी करेंगे, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, एक्सपेंडिचर को कम भी करेंगे। अगर हमारा जो डेफिसिट में चल रहा है हमारा BOP तो एक्सपेंडिचर को रिड्यूस भी करेंगे, बट लिक्विडिटी ट्रैप पॉलिसी करके ऐसी कोई भी BOP को के डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने की टेक्निक हमने नहीं पढ़ी, ये मेथड नहीं होगा। ए ऑप्शन तरलता जाल नीति हमारे भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक करने के लिए सही विधि नहीं है। कस्टम यूनियन ऑलवेज लीड्स टू, कस्टम यूनियन से ट्रेड क्रिएशन भी होता है और ट्रेड डाइवर्जन भी होता है। ट्रेड क्रिएशन भी ट्रेड डाइवर्जन भी तो दोनों ही होते हैं, तो बोथ इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। व्यापार सृजन और व्यापार विचलन दोनों ही इफेक्ट देखने को मिलते हैं कस्टम यूनियन यानी तटकर संघ के। हेजिंग किसे कहेंगे, जब आप फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क से अपने आप को कवर करना चाहते हो तो हेजिंग करते हो आप, तो विदेशी विनिमय के जोखिम को कवर करना ही हेजिंग कहलाता है। सिमिलर एक आर्बिट्रेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्बिट्रेज कब होगा, जब आप जो स्पेकुलेटिव डिमांड करते हो ना, एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव का के थ्रू बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हो, यहाँ से वहाँ मनी सप्लाई करते हो तो करेंसी का लेन देन करते हो एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव से बेनिफिट लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन, 31st, द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विल बी हायर अंडर द कंडीशन। कह रहे कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू कब हाई होगी, जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से मल्टीप्लायर बढ़ता है। सेकंड, हमारी जो MPS है वो जब हाई होगी, जब सेविंग हाई होगी, ये तो लीकेज है, इससे बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ने वाली इससे। MPM अगले वाले में इम्पोर्ट है, ये भी हमारा लीकेज है, इससे भी जो मल्टीप्लायर है उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो मल्टीप्लायर हाई होगा जब हमारी MPC डोमेस्टिक गुड्स की हाई होगी, नहीं MPC हमारी एक्सपोर्ट की हाई होनी चाहिए, यानी हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट जब हाई होगा तभी हमारा
फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ना कि MPC ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। इस केस में फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, देयर इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारी अर्निंग होएगी, मनी इनकम जो है वो बढ़ेगी हमारी। नेक्स्ट 32 इसमें लिस्ट है और हमें मैच करना है लिस्ट 1 को 2 से। एडम स्मिथ एब्सोल्यूट यानी ए का 2 हो जाएगा हमारा, A2। बर्टिल ओनलिन फैक्टर एंडोमेंट, हेबलर का है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट। तो यहाँ से एक ए वाले का हमें क्या लगाना है, ए का बी, ए का 2, ए का 2। यहाँ पे 2 ऑप्शंस में ए का 2 ऑप्शन गिवन है हमें। फिर डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव, बी का 4, बी का 4। यहाँ से सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, यहाँ पे बी का 4 है, ए की में गिवन है, तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रोपाउंडेड बाय। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसके द्वारा गिवन है, तो बर्टिल ओहलिन यानी हेक्सर ओहलिन की ये फैक्टर एंडोमेंट की थ्योरी है। डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कारक निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बर्टिल ओहलिन के द्वारा। अगर एक नेशन का टर्म्स ऑफ ट्रेड 3 है तो उसका जो पार्टनर नेशन होगा उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना होगा। अगर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड 3 है तो आपके पार्टनर का टर्म्स ऑफ ट्रेड कितना होगा, 1/3। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/3। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अगर आपकी व्यापार की शर्त 3 है तो आपके सहभागी व्यापार की शर्त कितनी होगी, उस देश की सहभागी की, उसकी 1/3 यानी 1/3 व्यापार की शर्त आपके सहभागी देश की रहेंगी। विद रेफरेंस टू मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट कह रही है कि मुंडल फ्लेमिंग मॉडल के जो ISLM कर्व है उसके ऊपर बेस्ड है ये, और इम्प्लीमेंटेशन है एक ओपन इकोनॉमी को, यानी ISLM मॉडल को ये इम्प्लीमेंट करता है एक ओपन इकोनॉमी में। बिल्कुल सही है, ISLM मॉडल हमारा क्लोज इकोनॉमी के ऊपर बेस है। वहीं बात करें मुंडल फ्लेमिंग मॉडल की, तो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल ISLM को ही एक ओपन इकोनॉमी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता है। बिल्कुल सही है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, कि ये परफेक्ट मोबिलिटी की बात नहीं करता लेबर की। तो यहाँ से हमारा, तो यहाँ पे मंडल फ्लेमिंग मॉडल हमें परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल की बात करता है, ना कि लेबर की। तो फर्स्ट और सेकंड हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी, बोथ ए एंड बी। दोनों, सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा यहाँ से। तो ये खुली अर्थव्यवस्था में ISLM मॉडल को प्रयोग करके दिखाता है। और यहाँ पे पूर्ण गतिशीलता की बात करें तो पूंजी की पूर्ण गतिशीलता की बात कही गई है, ना कि श्रम की। 36 हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये KN राज के द्वारा कंसेप्ट गिवन है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जब अपनी जो ग्रोथ रेट थी वो 3.5 के ऊपर स्टिक हो गई थी 1950s और 80s के टाइम पीरियड में। 50 से लेकर के 80s तक जो अपनी ग्रोथ रेट थी 50s 80s के टाइम पीरियड में, तो वो 3.5 थी इंडियन इकोनॉमी की। उसी के लिए KN राज, ये हमारे इंडियन प्लानिंग कमीशन के हेड थे उस टाइम पे। तब इन्होंने उस लो रेट ऑफ ग्रोथ को ही इन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला था। ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काल्डोर मॉडल ग्रोथ मॉडल। ठीक, काल्डोर मॉडल के बारे में हमें कंसीडर करनी स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है रेट ऑफ प्रॉफिट का, बिल्कुल ठीक है। जितना प्रॉफिट हाई होगा इन्वेस्टमेंट हाई होगा। कैपिटल होमोजीनियस है, बिल्कुल सही है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज सेम फॉर वेज अर्नर एंड प्रॉफिट अर्नर, बिल्कुल गलत है। कि वेज अर्नर की जो MPS होगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वेज अर्नर्स की, वो कंपैरेटिवली लेस रहेगी MPS ऑफ प्रॉफिट अर्नर, यानी प्रॉफिट वालों की MPS ग्रेटर रहेगी और जो वेज अर्नर है उनका जो प्रॉफिट है वो लेस रहेगा। उनकी जो सेव करने की प्रोपेंसिटी है वो लेस रहेगी वेज अर्नर्स की। यहाँ से विनियोग लाभ की दर का फलन है। पूंजी सारी की सारी पूंजी एक जैसी होती है। मजदूरी और लाभ प्राप्तकर्ताओं की सीमांत बचत समान नहीं होती। तो थर्ड ऑप्शन अपना इनकरेक्ट है। थर्ड जहाँ भी है उसको काट देंगे। इन तीनों ऑप्शन में थर्ड है, तो यहाँ से सभी में थर्ड सही है। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट है केवल एक, ये अपना सही होगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट हेयर। इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन द टू रिग्रेशन लाइन्स आर। परफेक्ट कोरिलेशन के केस में दो रिग्रेशन लाइंस कैसी होंगी, तो को इनसाइड हो जाएंगी, वे एक दूसरे के अंदर चली जाएंगी। ऐसे अगर नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन है तो 2 लाइन ऐसे चली जाएंगी, दोनों को इनसाइड हो जाएंगी। अगर आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है तो उस केस में ऐसे, और दूसरी लाइन इसके अंदर इस तरीके से कोइंसाइड हो जाएगी, मिल जाएंगी दोनों लाइंस। पैरेलल की बात करें, अगर आपकी 2 लाइन आप, तो यहाँ पे तो अपना करेक्ट आंसर अपना संपाती हो जाएगा, यानी को इनसाइड हो जाएंगी। अगर परफेक्ट कोरिलेटेड है रिग्रेशन लाइन, 2 रिग्रेशन लाइन अपनी
कोइंसाइड हो जाएंगी अगर आपका परफेक्ट कोरिलेशन का केस है। पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंक्लाइन के केस में क्या होगा इसको भी देखते हैं ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे जब दो लाइन कोइंसाइड होएंगी, नेगेटिवली कोइंसाइड हो रही हैं दोनों एक दूसरे के अंदर, तो ये नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन होगा। जब पॉजिटिव स्लोप है दोनों लाइंस का, तो उस केस में आपका जो कोरिलेशन होगा वो परफेक्ट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दो रिग्रेशन लाइंस को परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर है, तो उस केस में कोरिलेशन जीरो रहेगा। इन केस ऑफ परपेंडिकुलर रिग्रेशन लाइंस, इस तरीके की रिग्रेशन लाइंस होंगी x1 y y1 x, तो इस केस में अपना जो कोरिलेशन होगा ज़ीरो होगा। और जब दोनों लाइंस दूर होंगी एक दूसरे से, इंटरसेक्ट करती हुई बट दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो उस केस में कोरिलेशन कैसा होएगा? लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखने को मिलेगी। और जब दोनों बहुत पास होंगी, जब दोनों लाइन एक दूसरे के बहुत पास होंगी x1 y y1 x, तो इस केस में जो कोरिलेशन की डिग्री होगी वो बहुत हाई होगी। लो कोरिलेशन की डिग्री कब होगी? जब दोनों लाइंस बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 38 का आंसर अपना क्या होगा? इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन द टू रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसाइड, संपाती होंगी दोनों लाइनें। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ ऑफर कर्व? ऑफर कर्व का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा गिवन है? मार्शल और एजवर्थ के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। प्रस्ताव वक्र की अवधारणा मार्शल एजवर्थ के द्वारा गिवन है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट में हमें पूछा गया कि पीपी जो थ्योरी है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट, ये किसके द्वारा गिवन है? ये गुस्ताव कैसल के द्वारा गिवन है। बी आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। गुस्ताव कैसल जिन्होंने क्रय शक्ति क्षमता का सिद्धांत दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट गिवन है पिकॉक और वाइजमैन के। तो डी ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। तो सार्वजनिक व्यय का विस्थापन प्रभाव किसने दिया है? पिकॉक और वाइजमैन की थ्योरी में ये तीनों इफेक्ट गिवन है। उनमें से एक के बारे में पूछा है, विस्थापन। जब आप कम एक्सपेंडिचर के लेवल से विस्थापित होकर के हाई एक्सपेंडिचर के लेवल पे पहुंच जाते हो, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन प्रभाव बोलते हैं। कॉन्ट्रासाइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा पॉपुलर की गई थी? इसका आंसर केंज होगा। तो केंज के द्वारा प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति की जब इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो पॉलिसी आप फॉर्म करते हो, उन पॉलिसीज़ को किसने पॉपुलर किया था? केंज ने ऐसा किया था। विच टाइप ऑफ गुड डू नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन राइवलरी नॉन एक्सक्लूडेबल? ठीक है, ये सबसे पहले देखते हैं कि नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबल होती कौन सी गुड्स हैं। नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल अपनी पब्लिक होती हैं, पब्लिक गुड्स होती हैं, यानी सरकार के द्वारा दी जाने वाली वस्तुएं नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। तो पब्लिक गुड्स, पब्लिक सरकार हमें नॉर्मल गुड भी दे सकता है, इन्फीरियर गुड भी दे सकती है सरकार हमें, ठीक है। और पब्लिक गुड तो आंसर है ही हमारा। बात करें डीमेरिट गुड, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट नहीं देती, डीमेरिट गुड्स के केस में ये सही आंसर होगा कि नॉन राइवलरी भी हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल भी हैं। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा, अवगुण वस्तुएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर रिडीमिंग पब्लिक डेट? पब्लिक डेट को आपको रिडीम करना है, पब्लिक डेट का शोधन करना है, उसके लिए आप सिंकिंग फंड भी यूज़ करते हो, कैपिटल लेवाई भी करते हो, टर्मिनल एन्युइटी भी करते हो, लेकिन ग्रांट्स इन एड ये मेथड नहीं आएगा, ये टेक्निक नहीं है रिडीम करने की पब्लिक डेट को। सिंकिंग फंड में आप एक फ़ंड क्रिएट करते रहते हो, अपने पास ही रखते हो, इसमें हर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जमा करते रहते हो इस फंड में। कैपिटल लेवाई, जितनी भी कैपिटल वेल्थ है, जो भी अपने जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनकी वेल्थ के ऊपर आप टैक्स लगाते हो, कैपिटल लेवाई लगाते हो। कैपिटल लेवी का मतलब ये हो गया। टर्मिनल एन्युइटी का मतलब हर साल टर्मिनल एन्युइटी से गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने जो भी उन्होंने डेट ले रखा है उस डेट को चुकाती है एनुअल बेसिस पर, एन्युइटीज़ पे करती है। एनुअल जो लोन है उसकी जो पेमेंट है वो चुकाती रहती है एनुअली। तो इसके चलते एन्युइटी से सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ता है। बट इन केस ऑफ सिंकिंग फंड में गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं बढ़ता, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट की पेमेंट करती रहती है, कम पेमेंट करनी पड़ती है और अपने पास एक फिक्स एक फ़ंड को के रूप में अपने पास मनी सेव भी करती रहती है। नेक्स्ट, तो यहाँ से जो सही उत्तर होगा वो अपना होगा कि सार्वजनिक ऋण को शोधन करने की कौन सी विधि नहीं है? अनुदान की सहायता करना ये कोई ऋण को शोधन करने की विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब फिजिकल नीति का हमारा यानी राजकोषीय उपकरण नहीं है, राजकोषीय नीति का पार्ट नहीं है, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। टैक्सेशन भी है, एक्सपेंडिचर भी है, बजट भी हमारी फिजिकल पॉलिसी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन,
ठीक है। खुले बाजार की जो क्रियाएं होती हैं वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यानी अपनी मौद्रिक नीति का पार्ट होती हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी है, तो नहीं छाटना था हमें राजकोषीय नीति कौन सी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वैगनर हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड। वैगनर की हाइपोथेसिस इससे पहले भी आया था, विस्थापन प्रभाव। तो वैगनर की जो हाइपोथेसिस है, नहीं वो पिकॉक वाइजमैन की थी। वैगनर हाइपोथेसिस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये थ्योरी है, जो हमारी सरकार है उसका बढ़ता हुआ एक्सपेंडिचर। हु हैज़ डेवलप्ड द फंक्शनल फाइनेंस फर्स्ट। फंक्शनल फाइनेंस का मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन है, गवर्नमेंट दो तरीके का एक्सपेंडिचर करती है और अर्निंग के लिए क्या करती है, टैक्सेशन लगाती है। तो आपकी एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन इस तरीके का होना चाहिए कि जिससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो। ये बात 1970s में लर्नर ने बोली थी, A.P. लर्नर, अब्बा P. लर्नर इसका करेक्ट आंसर होगा, A.P. लर्नर। कार्यात्मक वित्त की जो सबसे पहले विकसित किया था वो अब्बा P. लर्नर ने किया था। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालते हैं, फिस्कल में से इंटरेस्ट की पेमेंट को घटा देते हैं। राजकोषीय घाटे में से हम ब्याज की दर को घटा देंगे तो हमारा प्राथमिक घाटा निकल के आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ग्रेव व्यू ऑन इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को लेकर के फॉर्मल और इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन की बात मस्ग्रेव ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि कर का औपचारिक और प्रभावी वहन। इंसिडेंस के मामले में मस्ग्रेव का ये दृष्टिकोण है। मैरिट गुड किसे कहते हैं, मैरिट गुड का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये मस्ग्रेव के द्वारा गिवन है। मैरिट गुड्स का कंसेप्ट, मैरिट गुड्स जो सोसाइटी के लिए अच्छी होती है, सरकार भी प्रोवाइड कर सकती है, एज वेल एज जो प्राइवेट फर्म्स है वो भी मैरिट गुड्स को प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ। द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नोन एज क्लिंजिंग टू द पावर। क्लिंजिंग टू पावर थ्योरी किसको कहेंगे, जो अपनी बैलेट बॉक्स थ्योरी है, ये बैलेट बॉक्स यानी मत पेटी सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं सत्ता से चिपके रहने का सिद्धांत, क्लिंजिंग टू द पावर थ्योरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, एक्सीलरेटर मल्टीप्लाई के इंटरेक्शन के ऊपर बेस थी हमारी हिक्स की ट्रेड साइकिल की थ्योरी, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन गैप की बात हमारा केन्स करते हैं, बिल्कुल सही है। रियल बैलेंस अप्रोच की बात करें तो AC पीगू ने दी थी, पैटिंगटन ने दी थी, बिल्कुल सही है। रियल बैलेंस अप्रोच इन्हीं के द्वारा गिवन है। एक्सचेंज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज यानी MV इज इक्वल टू PT, ये फिशर की है। एक्सचेंज की जो इक्वेशन है ये फिशर की है, ना कि जेम्स टोबिन की। टोबिन ने क्या दिया था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की थी टोबिन ने, पोर्टफोलियो थ्योरी है टोबिन की। तो ए ऑप्शन वहाँ पे अपना इनकरेक्ट वाला, जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो ए है, जो कि सही से मैच नहीं था। विनिमय जो समीकरण है वो अपनी फिशर की है, ना कि जेम्स टोबिन की। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं यानी हमें क्वालिटी वाला छाटना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये तो रेशो है, रेशोज और रेट्स हमारे सारे क्वांटिटेटिव होते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। और जो ये रेशो दे रखा है कैश रिजर्व रेशो, ये भी अपना रेशो है, कैंसिल हो गया। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ के साथ लेन देन करते हैं, ये भी क्वांटिटेटिव है, ये भी हट गया। तो अपना राइट आंसर होगा बी, क्रेडिट की राशनिंग करेंगे हम, जो कि क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव नहीं होगा। ऋण का सीमांकन करोगे, लिमिट सेट कर दोगे, बी यहाँ पे सही होगा, जो कि मात्रात्मक उपकरण नहीं है। Assuming that in an economy the level of spending increases but the quantity of money in circulation remain constant during the same period, it could be inferred that, कह रहे कि लेवल ऑफ स्पेंडिंग तो बढ़ रहा है, यानी आपका जो एक्सपेंडिचर करने की जो, यानी आपका जो P और Q है, यानी आपका P इंटू Q करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर ये तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ मनी सेम है, ये फिक्स है, ये सेम है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है ये, ठीक है, ये अपनी कॉन्स्टेंट है। तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका M कॉन्स्टेंट है और ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ये आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो V है ये ही बढ़ रही होगी, क्योंकि दोनों को इक्वल होना चाहिए ना, PQ को। तो MV और PQ कब इक्वल होंगे, M के कांस्टेंट होने पर, जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो, लेवल ऑफ स्पेंडिंग है वो इंक्रीज होती हो, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज होएगी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी हैज़ इंक्रीज, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मुद्रा का जो परिसंचरण की जो गति है मुद्रा की वो बढ़ गई है, इसीलिए सेम मनी की मात्रा यानी धन की जो मात्रा है वो सेम होते हुए भी आपके एक्सपेंडिचर का लेवल बढ़ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टोबिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो टोबिन ने ट्रांजैक्शन डिमांड के लिए क्या बोला है,
ट्रांजैक्शन की जो डिमांड होती है उन्होंने कहा था कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट होती है। सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ अफेक्टेड बाय, नहीं अफेक्ट नहीं होगी। इंटरेस्ट घटे बढ़े रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप ट्रांजैक्शन के लिए यानी डेली यूजेस के लिए, डेली की पेमेंट के लिए कितनी मनी की डिमांड करोगे। सेकेंड, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन बी होगा कि लेन देन की जो मांग है वो ब्याज से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल सही है। यही टोबिन का मानना था मुद्रा की लेन देन वाली मांग के लिए। 56, एज पर फिलिप्स कर्व मॉडल अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट इफ द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज इन द इकोनॉमी। देखो जब मनी सप्लाई बढ़ती है, जब भी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उसके चलते प्राइसेस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और फिलिप्स कर्व हमें पता है, फिलिप्स कर्व हमें क्या बताता है, फिलिप्स कर्व कहता है कि अगर आप इन्फ्लेशन, यहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन होती है ओ वाई पे, और यहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है ओ एक्स एक्सिस पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब भी आपकी इन्फ्लेशन लो से हाई लेवल पे चली गई, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई, इतनी हो गई, तो अब इस केस में जब लो लेवल पे थी तो यहाँ पे आपकी 2 अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो घट करके आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 1 हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी इन्फ्लेशन के बढ़ने से, ठीक है। यानी मनी की सप्लाई बढ़ी तो ये इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इन्फ्लेशन ऊपर गई, इसके चलते जो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो गिर के कहाँ आ गई, 1 लेवल पे आ गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी जब जब क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज, ऐसा नहीं होगा। इन्फ्लेशन विल डिक्रीज, इन्फ्लेशन विल डिक्रीज, नहीं ऐसा नहीं होगा। इन्फ्लेशन तो इंक्रीज होएगी ना मनी सप्लाई के बढ़ने से। तो डी, अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज, हाँ अपना जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी शॉर्ट रन में। सिर्फ शॉर्ट रन में ही इनके बीच में ट्रेड ऑफ होता है, लॉन्ग रन में ट्रेड ऑफ नहीं होता। तो अल्प रोजगार में बेरोजगारी घटेगी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देने से। जब भी मुद्रा की पूर्ति को हम बढ़ाएंगे अल्पकाल के अंदर तो क्या होगा, बेरोजगारी घटेगी। यहाँ पे हमें गिवन है स्टॉक ऑफ मनी एम दे रखा है हमें 10,000 और प्राइस दे रखा है 20, P इज इक्वल टू 20। आउटपुट यानी Q, हमें Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 4,000, Q इज इक्वल टू 4,000 P इंटू क्यू करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ गया। वेलोसिटी निकालना है, M हमें गिवन है। तो M का अगर हम MV इज इक्वल टू PQ होता है, P इंटू क्यू करके हम यहाँ से, ये अपना P है, ये अपना Q है, तो यहाँ से P इंटू क्यू करेंगे, हमारा ये वाला निकल के आ जाएगा पोर्शन, लेफ्ट जो भी अपना राइट हैंड वाला हिस्सा है ये निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें गिवन है M गिवन है, अब ये M इधर चला जाएगा P इंटू क्यू के नीचे और वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूले में पुट करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू P इंटू क्यू डिवाइडेड बाय V डिवाइडेड बाय M यानी मनी सप्लाई। वैल्यूज पुट करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू P इंटू क्यू किया यानी प्राइस इंटू क्यू 4,000, तो इसका आंसर अपना कितना आएगा 4,000 इंटू 20 80,000 डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई कितनी गिवन है, स्टॉक ऑफ मनी हमें 10,000 गिवन है, तो 10,000 ये 4 0 से 4 0 गई, 8 अपनी वेलोसिटी निकल के आ गई। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1 इक्वल टू 8, ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज, मॉनेटरी पॉलिसी कब इफेक्टिव होगी, जब कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो कैसी हो, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जब आपकी इंटरेस्ट इलास्टिक हो, डिमांड फॉर मनी आपकी इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट होगा, जब आपका इंटरेस्ट इलास्टिक हो इन्वेस्टमेंट की स्पेंडिंग और डिमांड फॉर मनी कैसी हो, इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो, उसी केस में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। टोबिन टैक्स किस पे लगता है, टोबिन टैक्स क्यों लगता है, जब आप करेंसीज का एक्सचेंज करते हो तो उस केस में आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट स्टेबल रहे। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी को लाने के लिए आपके वो जो लेन देन है विदेशी मुद्राओं का, उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है ताकि आपकी जो लागत है वो बढ़ जाए। उस टैक्स को हम टोबिन टैक्स कहते हैं, जब आपकी फाइनेंशियल मार्केट इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो के ऊपर ये लगता है, शॉर्ट टर्म के ऊपर लगता है, शॉर्ट टर्म की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल उसके ऊपर ये लगता है। अल्पकाल में जो भी जितनी भी पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह होता है उसके ऊपर आप टोबिन टैक्स को लगाते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को कम कर देंगी। देखो बैंक रेट को घटा देने से इंटरेस्ट रेट भी घटेगी, इंटरेस्ट रेट के घट जाने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना तो हमें है ही नहीं क्योंकि इन्फ्लेशन आ रखी है, हमें तो मांग को गिराना है।
डिक्रीज़ इन पब्लिक डेट, पब्लिक के यानी सरकार ने जो डेट ले रखा है उसको डिक्रीज़ कर दो, उसको घटा दो। सरकार के डेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी का काम हुआ ना। तो पब्लिक के साथ तो हमें यानी फिजिकल पॉलिसी का तो यूज़ हमें नहीं करना टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल किया जाएगा। सरकार क्या करेगी, आरबीआई हमारी क्या करेगी, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करेगी। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये है कि सेलेक्टिव तरीके यानी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्रेडिट के ऊपर लिमिट सेट कर देगी गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर लिमिट लगाएगी आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को यूज़ किया जा सकता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर यहाँ इन्फ्लेशन की बात करें तो आरबीआई से कनेक्ट करके अगर पूछा गया है तो बी सही है। बट अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन्फ्लेशन यानी मांग को कम करने के लिए। इन्फ्लेशन में मांग बढ़ जाती है ना, डिमांड बढ़ जाती है, तो उस एग्रीगेट डिमांड के लेवल को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार अपने डेट में कमी लाएगी। क्योंकि सरकार डेट क्यों लेती है, सरकार डेट लेती है एक्सपेंडिचर करने को। अब एक्सपेंडिचर कम करना है तो डेट कम लेना पड़ेगा सरकार को। तो बी और सी दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो शूटेबल है वो अपना सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो टारगेट है वो आरबीआई का होता है। सो बी शुड बी द करेक्ट। चयनात्मक ऋण नियंत्रण वाली जो टेक्निक है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हमारा आरबीआई के द्वारा प्रयोग की जाएगी। एम्बोडेड टेक्निक चेंज, एम्बोडेड टेक्निकल चेंज है यानी मशीन्स के अंदर ही आपका टेक्निकल चेंज है। नई मशीन लगाओ तभी आपका वो ग्रोथ जो है वो होगी। ये मॉडल किसके ऊपर, कौन से प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, ये अपना कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर बेस्ड है अपना निहित तकनीकी परिवर्तन मॉडल। नेक्स्ट, बाय एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर ऑर्थर लुइस मीन्स। ऑर्थर लुइस क्या कहना चाह रहे हैं जब वो कहते हैं कि लेबर अनलिमिटेड है, लेबर की सप्लाई अनलिमिटेड है, तो उनका क्या कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब है कि जितनी भी प्रिवेलिंग वेज रेट है उस वेज रेट के ऊपर कितने भी लेबर चाहो उतने लेबर आपको के पास मिल जाएंगे, वो अब लेबर अवेलेबल है उस प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर काम करने को। बी सही होगा कि प्रचलित वेतन दर के ऊपर असीमित मात्रा में आपके पास श्रम की उपलब्धता है। इन हुज मॉडल द एंटरप्रेन्योर सिग्निफिकेंस इज क्रिटिकल। एंटरप्रेन्योर की सिग्निफिकेंस को मेन किसने माना, शुम्पेटर ने जोर दिया था कि आपका जो उद्यमी है वो मेन है। उद्यमी की इंपॉर्टेंस को माना था हमारे शुम्पेटर ने कि जो भी है वो एंटरप्रेन्योर ही है। हिक्स का न्यूट्रल प्रोग्रेस की बात करें तो हिक्स की न्यूट्रल प्रोग्रेस एक ऐसी टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करती है जो कि लेबर और कैपिटल दोनों से ही ऑगमेंटेड है। अकॉर्डिंग टू कोलिन क्लार्क, कोलिन क्लार्क के ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया कि कोलिन क्लार्क क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस क्या बताती है। ये बताती है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना वो एक लिमिट में होना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट 25% करती है तब तक तो ठीक है, ठीक है। इन्होंने गवर्नमेंट की लिमिट सेट की थी कि इतने % एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये टॉलरेंस लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये 25% एक्सपेंडिचर कर रही है, और एक्सपेंडिचर कैसे करती है, टैक्सेशन के थ्रू। तो जब तक गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो 25% ऑफ ऑल एक्टिविटी रहेगा, तो इस लेवल तक इतना एक्सपेंडिचर करने के लिए तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहेगा, टैक्स के थ्रू इनकम मिलती रहेगी। बट इससे ज़्यादा भी एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट करेगी तो लोगों की जो ना टैक्स देने की जो जितनी एबिलिटी है वो पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब लोग टैक्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे 25% टॉलरेंस लेवल की बात हुई है। कोलिन क्लार्क की जो राष्ट्रीय जीडीपी की सहनशीलता है, जीएनपी की सहनशीलता की अधिकतम सीमा। अकॉर्डिंग टू हिक्स टेक्निकल प्रोग्रेस इज सेड टू बी न्यूट्रल। हिक्स ने क्या कहा था, टेक्निकल प्रोग्रेस आपकी न्यूट्रल है। तो हिक्स का मानना था कि आपका जो कैपिटल लेबर रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी आपकी जो जब आपका K/L गिवन है और आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और लेबर दोनों कांस्टेंट रहेंगी, कैपिटल लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, सेम प्रोपोर्शन में ही आप यूज़ करते रहोगे कैपिटल को भी और लेबर को भी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाला एक ही ऑप्शन गिवन है। हिक्स की जो न्यूट्रल टेक्निक है वो यही कहती है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इट रेज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल इन द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़े तो दोनों की, लेकिन जो रेशो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, हैरोड का जो मॉडल है उसमें जब आपकी वारंटेड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से ऊपर चली जाए तो उस केस में वारंटेड यानी जितना चाहते हैं वो, एक्चुअल यानी जो अभी है, यानी अभी आपकी जो ग्रोथ रेट है वो कम है, तो ये मंदी की स्थिति होती है। यानी जब अगर आपकी एक्चुअल ग्रेटर होती वारंटेड से जितनी चाहिए उससे ज़्यादा आपके पास ग्रोथ रेट अब प्रेजेंट में है, तो इससे इन्फ्लेशन आती। बट अभी इस केस को अगर हम देखें कि आपकी वारंटेड ज़्यादा है एक्चुअल से, तो इस केस में वारंटेड ज़्यादा रहेगी तो ये मंदी की सिचुएशन है कि एक्चुअल में आपकी ग्रोथ रेट कम है।
तो यहाँ पे मंदी की स्थिति होगी। गुनार मिडाल का जो कोजेशन की थ्योरी है वहाँ से एक क्वेश्चन है। सर्कुलर कोजेशन की थ्योरी गुनार मिडाल की थ्योरी है, जिन्होंने जो क्या कहती है कि डेवलपमेंट का जो फोकस है वो किसके ऊपर है, डेवलपमेंट का फोकस किसके ऊपर होता है। ये रीजनल इनइक्वालिटी से रिलेटेड इनकी सर्कुलर कोजेशन की थ्योरी है गुनार मिडाल की, जो बात करती है कि जो रिच कंट्रीज़ होती हैं, रिच कंट्री पुअर कंट्री का कि जितनी भी डेवलपमेंट है उसकी कोस्ट पर अपना डेवलपमेंट करती हैं, फिर से वो ऐसा करती रहती हैं, ये सर्कल सा चलता रहता है कोजेशन, कि इनकी वजह से इनका डेवलपमेंट होता है, इनकी वजह से इनका डेवलपमेंट होता है, ये फिर पुअर हो जाता है, ये फिर उनके रिसोर्सेज उनके डेवलपमेंट के कोस्ट पे अपना डेवलपमेंट करती रहती हैं। रीजनल इनइक्वालिटी की बात करता है गुनार मिडाल का मॉडल। क्षेत्रीय असमानताओं की बात करेगा गुनार मिडाल का विकास सिद्धांत। तो जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग गोल्डन एज कहाँ हुई कि जहाँ पे लेबर की ग्रोथ और कैपिटल की ग्रोथ दोनों बराबर हो जाएंगे, वहाँ पे गोल्डन एज होगा। पूंजी की वृद्धि दर और श्रम की वृद्धि दर दोनों बराबर हो जाएंगी। हु हैज़ रिगार्डेड दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को सेविंग पोटेंशियल कह करके किसने बुलाया था, तो इसका आंसर रैगनर नक्से होगा। रैगनर नक्से ने यानी प्रचंड बेरोजगारी को बचत की संभावना कह करके बुलाया था, कि जितने भी प्रचंड बेरोजगार लोग हैं कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक बचत का पोटेंशियल है। ये रैगनर नक्से ने अपने गरीबी के दुष्चक्र वाले सिद्धांत में बताया था। अकॉर्डिंग टू माल्थशियन पॉपुलेशन थ्योरी आउटपुट पर कैपिटा इन द लॉन्ग रन, माल्थस की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि आपकी पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली ग्रो करेगी और आपके जो फूड प्रोडक्शन है, जो फूड का प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक तरीके से ग्रो करेगा। तो इसकी ग्रोथ रेट हाई रहेगी पॉपुलेशन की, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक तरीके से ग्रो कर रही है। और अगर बात करें अर्थमेटिक तरीके से हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है वो ग्रो कर रहा है, तो ये इसकी ग्रोथ रेट इसके कंपैरिजन में लो रहेगी फूड की। अब हमारी माल्थस की थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी, फूड कम हो रहता जाएगा उसके पास, तो एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि आपकी जो भी लॉन्ग रन की आउटपुट पर कैपिटा है, एक इंसान के हाथ में कितनी कैपिटा है, कितनी मनी है, लॉन्ग रन में वो इतनी रह जाएगी कि वो सिर्फ अपना सब्सिस्टेंट लेवल तक रहेगी, यानी वो अपने जीवन को चला पाए, सिर्फ इतनी मनी पर कैपिटा इनकम उसके पास इतनी ही बचेगी। यहाँ से माल्थस की थ्योरी में से जो ऑप्शन सही है वो निर्वाह स्तर की ओर बढ़ जाएगी आपकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति उत्पादन। डी ऑप्शन सही होगा 72। हु बिलीव दैट इन्वेस्टमेंट इन बर्थ कंट्रोल इज बेटर देन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, कह रहे कि पुराना जो ट्रेडिशन तरीका इन्वेस्टमेंट का कि मशीन्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, और प्रोडक्टिव कामों में इन्वेस्टमेंट करो, उससे कहीं ज़्यादा डेवलपिंग देशों के लिए बेटर है कि वो बर्थ कंट्रोल के ऊपर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा एनके का मानना है। ये डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड इनकी थ्योरी है जो कहती है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से बेटर है बर्थ कंट्रोल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। एनके ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कुजनेट्स एनवायरमेंटल कर्व व्हेन इकोनॉमिक लेवल रीचेज अ वेरी हाई लेवल, कुजनेट्स का कर्व क्या कहते हैं कि जब आपका इकोनॉमिक लेवल है वो बिल्कुल, पहले कुजनेट्स एनवायरमेंटल कर्व की बात करते हैं, ये इन्वर्टेड यू शेप का कर्व है। इसका क्या मानना है कि जब आप हाई लेवल पे रीच हो जाओगे ना, इस लेवल पे रीच हो जाओगे, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप इस लेवल पे कर रहे हो, यानी आप इससे पहले वाला जो लेवल है ना ये प्री इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ का है, इससे बाद वाला लेवल है वो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, और जो बीच वाला लेवल है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला है। यहाँ पे आप मैक्सिमम इकोनॉमिक लेवल पे पहुँच चुके हो एक्टिविटीज़ के। तो इस लेवल के बाद भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो एनवायरमेंटल है, जो डिग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा, एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो कम हो जाएगा। शुरू में ग्रोथ के साथ साथ, एनवायरमेंट के साथ साथ स्टार्टिंग के लेवल पे एनवायरमेंट का जो डैमेज है वो बढ़ता जाता है, लेकिन इस हायर लेवल पे पहुंचने के बाद आपके एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो कम हो जाता है, वो गिरने लगता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है टेंड टू डिक्रीज, बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि कुजनेट्स के पर्यावरणीय वक्र में जैसे ही आप उच्च लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाओगे उसके बाद क्या होगा, पर्यावरणीय शरण में घटोतरी की प्रवृत्ति पाई जाएगी, गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाएगी। कुजनेट्स का अब दूसरा कर्व, इनइक्वालिटी कर्व के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वो भी बिल्कुल सेम ही है, एनवायरमेंटल कर्व की तरह ही इन्वर्टेड यू शेप का है। और ये कर्व भी वही कहता है कि स्टार्टिंग में जब आप डेवलपमेंट आपका शुरू होता है ना, तो इनइक्वालिटी, लोगों के बीच के जो असमानता है ना, मौद्रिक असमानता, किसी के पास कम पैसा किसी के पास ज़्यादा, तो शुरू में जब आप ग्रोथ करते हो तो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं, बट एक मैक्सिमम लेवल पे आज जब आपकी जो ग्रोथ है वो पहुँच जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इसके बाद आपकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं, लोगों के बीच असमानताएं हैं वो घट जाती हैं, गरीबी कम होने लगती है, अमीर गरीब का जो अंतर है वो कम होने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा कि इनकम की जो इनइक्वालिटी है शुरू में तो बढ़ेंगी, उसके बाद कम होने लग जाएंगी विद द डेवलपमेंट, विकास के साथ साथ।
तो डी यानी पहले तो विषमताएं, आय की जो इनइक्वालिटी है, विषमताएं हैं वो बढ़ेंगी, उसके बाद घटेंगी। 75th विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब दैट पोल्यूटर्स शुड पे फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, की पोल्यूटर जिसने पोल्यूट किया उसी को पे करना है, यानी कोस्ट उसके हिस्से में ही जानी चाहिए जिसने एनवायरमेंट को पोल्यूट किया है। ये कहती है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, अपना ये बात बोलता है। अकॉर्डिंग टू कोस्ट थ्योरम इफ़ देयर इज़ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नो ट्रांजैक्शन कोस्ट, ये कोस्ट थ्योरम कुछ इसकी जो मान्यताएं हैं वो अपनी परफेक्ट कंपटीशन वाली हैं कि सबके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, नो कोस्ट, ट्रांजैक्शन की कोई कॉस्ट नहीं होगी, और साथ ही साथ ये मान के चलती है कि जो बार्गेनिंग कॉस्ट है वो भी बहुत लो है या फिर वो बार्गेनिंग कॉस्ट है ही नहीं। तो ये कॉस्ट थ्योरम मान के चलती है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आप आपस में जो जो अपनी प्राइवेट पार्टीज़ हैं आपस में वो बार्गेन करके किसी भी सॉल्यूशन पर पहुंच सकती हैं, वो अपने ऑप्टिमम जो उनकी आउटकम है उस तक वो पहुंच सकती हैं। तो ये कहता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लो प्रॉपर्टी का, ठीक है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उससे जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का वो सेम ही रहने वाला है, बिकॉज देर इज़ ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो है ही नहीं वहाँ पे, और साथ ही साथ जो बार्गेनिंग कॉस्ट है वो बहुत लो है, तो वो आपस में शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो जो प्रॉपर्टी राइट के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते, किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूशन होएगा उसके चलते एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेम रहने वाली है, कोस्ट थ्योरम का ऐसा मानना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हम 12 महीने यानी 1 साल से कम के बच्चे को लेकर के चलते हैं। इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट को अगर हमें मेज़र करना है तो इसमें आंसर क्या होगा, 12 मंथ, 24 नहीं 12 बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट हियर। 12 मंथ के बच्चे को हम कंसीडर करते हैं, कहाँ तक के बच्चे को, 12 महीने की एज वाले बच्चे को। नेक्स्ट, यहाँ पे लाइफ टेबल का डाटा गिवन है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डाटा सेट सही है, जो डिफाइन कर रहा है। D10 का मतलब है जो 10 ईयर के जो बच्चे हैं उनकी डेथ रेट को डिफाइन किया गया है, और I10 का मतलब उनकी लिविंग जो जो जीवित बच्चे हैं वो, ठीक है। तो D10 और I10 का मतलब ये है कि 10 एज वाले जिनकी डेथ हो चुकी है वो डेथ रेट हमेशा जो बर्थ रेट है उससे कम रहनी चाहिए, लाइफ टेबल की ऐसी अजम्पशन है। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे 10,813 ये हमारी डेथ को ज़्यादा दिखा रहा है। डी वाले में देखोगे तो नंबर ही अलग हो गया, नंबर ही चेंज हो गया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसमें डेथ को कम और बर्थ को ज़्यादा कंसीडर किया हुआ है। ए ऑप्शन पीछे वाले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। विथ हुज नेम इज एसोसिएटेड विद 4 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। 4 स्टेज से कार्ल सेक्स का जो नाम है वो 4 स्टेज दी है उन्होंने पॉपुलेशन की थ्योरीज में, 4 स्टेजेस है। ब्लैकर की 5 स्टेजेस होती हैं और फिर नोटेस्टीन की 3 स्टेजेस होंगी। सबसे पहले नोटेस्टीन ने दिया था, थॉमसन और नोटेस्टीन ने, उसके बाद कार्ल सेक्स ने 4 स्टेजेस दी थी, फिर उसके बाद 5 स्टेजेस दी थी अपनी ब्लैकर ने। तो यहाँ पे कार्ल सेक्स, यहाँ से यूजीसी नेट 2025 में भी क्वेश्चन आया। अब HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कार्ल सेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे रूरल लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश अपना सही उत्तर होगा। यहाँ पे 89.97% ऑफ पॉपुलेशन इज़ रूरल। उसके बाद उड़ीसा अपना थर्ड है और बिहार अपना सेकंड है। बिहार में 88.7 बिहार की है और उड़ीसा थर्ड नंबर पे। उड़ीसा के बाद यूपी आएगा, यूपी की 77 पॉइंट समथिंग है जो रूरल पॉपुलेशन है। सेल्फ रिलायंस की बात करें, कौन सा अपना 5 ईयर प्लान ऐसा था जिसका मेन मोटिव क्या था, सेल्फ रिलायंट हो जाना है हमें। इसके ऊपर कौन सा 5 ईयर प्लान जोर दे रहा था? तो इसका आंसर क्या होगा, आत्मनिर्भरता के ऊपर कौन जोर दे रहा था, कौन सी पंचवर्षीय योजना जोर दे रही थी? 4th 5 ईयर प्लान अपना ऐसा था जो कि सेल्फ रिलायंस के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले 3rd 5 ईयर प्लान की बात करें तो 3rd 5 ईयर प्लान भी सेल्फ करके एक उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, सेल्फ रिलायंस नहीं था, वो सेल्फ सफिशिएंट था। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड हमें अचीव करनी थी 3rd में, तो ये सेल्फ रिलायंट है, इसमें 4th आएगा। हम सभी 5 ईयर प्लान का एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये अपना 4th 5 ईयर प्लान है,
69 से लेकर के 74 तक, और सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल ग्रोथ ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही थर्ड वाले का सेल्फ रिलायंस है, सेकंड का इंडस्ट्री पे फोकस, फर्स्ट में एग्रीकल्चर पे फोकस, फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान का हमें पॉवर्टी को रिमूव करना है, सिक्स के ऊपर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस, फिर अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर अपने 7th 5 ईयर प्लान का, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर अपना 8th 5 ईयर प्लान, रूरल डेवलपमेंट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग के ऊपर अपना 9th 5 ईयर प्लान। ये बाकी आप देख लेना, 11th और 12th सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उससे पहले ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल 11th 5 ईयर प्लान कहता है। 10th कहता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पे फोकस करता है 10th 5 ईयर प्लान। दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अभी तक 12 5 ईयर प्लान्स हैं वो हुए हैं अब, और 12वें 5 ईयर प्लान के बाद अपना नीति आयोग आ गया था। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, 82 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ मेजरिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेज़र करने के लिए इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट है जो GHI में यूज़ नहीं होता। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग, ये दोनों ही आते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी को हम कंसीडर करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कंसीडर नहीं करते। चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 आती है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी 12 महीने से कम के बच्चे या फिर 12 महीने तक के बच्चे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी में लेते हैं। तो हम GHI की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, तो इसके अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं आएगी। अंडर नरिशमेंट ये भी लेते हैं, और न्यूट्रिशन के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, वेस्टिंग और स्टंटिंग। एक बार देख लेते हैं अपने GHI को कि GHI के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डिफरेंट कंपोजिशन दिखाई गई, डिफरेंट कंपोनेंट दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट की बात करें, चाइल्ड मोर्टेलिटी आती है, ना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी। अंडर 5 हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडर नरिशमेंट को कंसीडर करते हैं, इनएडिक्वेट फूड को, ठीक है, नरिशमेंट भी आता है इसके अंदर। और न्यूट्रिशन की बात करें, अंडर न्यूट्रिशन की, तो उसमें वेस्टिंग और स्टंटिंग दोनों आते हैं, वास्टिंग और स्टंटिंग दोनों आएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपना कि वैश्विक भूख सूचकांक के अंदर हम कौन सा घटक को शामिल नहीं करते, तो शिशु मृत्यु दर यहाँ पे अपना सही आंसर होगा C। नेक्स्ट, मैच करना है हमें, डिफरेंट ये स्कीम्स दे रखे गवर्नमेंट। सौभाग्य ये 17 में आई थी, अपना A का 3 हो जाएगा, A3 यानी थर्ड का A3 वाला ये अपना थर्ड है। इसमें A किसमें गिवन है, ये 2 ऑप्शन है जिसमें 3 गिवन है, A, ठीक है, 2017 के लिए A हो गया। फिर अपना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2015 में आई थी, यानी फर्स्ट का अपना क्या होना चाहिए, B। अब फर्स्ट का B इन 2 ऑप्शंस में गिवन है, इसमें फर्स्ट का B एक C में गिवन है और A में गिवन है, D में और A में। तो फर्स्ट का अपना B हो जाएगा, ये इसमें क्या रखा है, फर्स्ट का सौभाग्यवती का अपना B, यानी A जो ऑप्शन है वो अपना होना चाहिए 17 का, ठीक है। तो यहाँ पे A अपना करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट का B, फर्स्ट का पहले वाला है 2015 का B, ठीक है। फिर 2 का D, सेकंड वाले का 19 वाले का D, ठीक है। 2019 में आई थी अपनी मानधन योजना, और 2016 में आई थी अपनी उज्ज्वला योजना, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू GDP रेशो इज एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन इन फाइनेंशियल ईयर 2015-25 to 16। तो 25-26 में अपना जो डिक्लाइन हुआ है GDP रेशो, बिल्कुल सही है, 56.1 है, ये पहले 57.1 था, ये डिक्लाइन हुआ है 25-26 में। इससे पहले 24-25 में ये 57.1 था। अभी कितना रह गया है डेट टू GDP रेशो, 56.1। नेक्स्ट, इंडिया रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। GII में इंडिया की रैंक कितनी है, इनोवेशन इंडेक्स में 39 इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 133 कंट्रीज। प्राइम मिनिस्टर जन धान्य कृषि योजना, ये रिसेंटली अभी इसी साल के बजट में अनाउंस हुई थी ये योजना। इसको बजट में अनाउंस किया गया था। इसका मेन लक्ष्य क्या है, धन का मतलब मनी से रिलेटेड है, यानी किसानों को क्रेडिट मिलेगा, ये ठीक हो गया। धान्य का मतलब अनाज से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, क्रॉप्स की फर्टिलिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ इरिगेशन के ऊपर फोकस दिया जाएगा। और जो दाल है ना, दाल में तुम से याद रखना है, तुअर, उड़द और मसूर, तो तुम के ऊपर, इन 3 दालों के ऊपर फोकस किया गया है। और जो 100 हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है, उनके लिए ये PM धन धान्य कृषि योजना को अनाउंस किया गया है रिसेंट 2025-26 के बजट में।
तो यहाँ से अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सभी करेक्ट है, यहाँ पे ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। यूनियन बजट 2025-26 में प्रपोज किया गया है 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए गए हैं, तो इनमें से कौन सी लोकेशन ऐसी है जहाँ पे ये पार्क नहीं बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क? तो हिसार हरियाणा, पिछले साल के बजट में हिसार हरियाणा को कंसीडर नहीं किया गया था, बाकी ये सारे के सारे इनमें इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। एक बार देख लेते हैं कौन सी 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स, कौन सी 12 वो लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे वो जहाँ इंडस्ट्रियल पार्क की स्टैब्लिशमेंट होगी तो वहाँ पे ये लोकेशंस हमारी कुरपिया हैं उत्तराखंड में, राजपुरा है पटियाला में, राजपुरा पटियाला ये पंजाब में है 2, और दिघी की बात करें महाराष्ट्र की, पलक्कड़ की बात करें केरला में, आगरा प्रयागराज यूपी में, गया बिहार में, और जहीराबाद तेलंगाना में, और वाकल और कोपर्थी ये आंध्र प्रदेश में, और जोधपुर और पाली ये कुछ 12 हमारी हैं। इनमें ना हरियाणा का हिसार नहीं है, बाकी सारी हैं ये। क्वेश्चन 88 कह रहा है कि 88 एज पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 एडिशन इंडिया की रैंक लॉजिस्टिक में कितनी है? तो यहाँ पे 38 अपनी रैंकिंग है इस इंडेक्स में, LPI इंडेक्स में 38 रैंक है इंडिया की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। FII के बारे में फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट की RBI के द्वारा पब्लिश की जाती है। हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। फर्स्ट, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, नहीं ये प्रिपेयर नहीं करता, इसको हमारा RBI प्रिपेयर करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। फर्स्ट किस में गिवन है उसको काट देते हैं, A ऑप्शन, B ऑप्शन और D ऑप्शन, इन तीनों में फर्स्ट करेक्ट दिखा रखी है। तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ तो अपना ऑटोमेटिकली करेक्ट हो ही गया, यानी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी सही है। थर्ड क्या कहती है कि इसको मार्च में इसमें हमारी कितनी थी, इसकी जो वैल्यू आई थी ना फाइनेंशियल इंक्लूजन की वैल्यू कितनी है ओवरऑल इंडिया की, 64.2 हमारी वैल्यू है ओवरऑल इंडिया की फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में। और फोर्थ कहता है कि ये 3 ब्रॉड पैरामीटर्स को इंक्लूड किए हुए हैं, एक्सेस को, यूसेज को और क्वालिटी को, यूसेज, एक्सेस और क्वालिटी, इन 3 को ये के ऊपर इसका मेन फोकस रहता है, 3 पैरामीटर्स के ऊपर। फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन सूचकांक का इन 3 के ऊपर, पहुंच के ऊपर, उपयोग के ऊपर और गुणवत्ता के ऊपर, इन तीनों पे ये रिपोर्ट फोकस करती है अपना। 19th क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन बजट है 2025-26 का, उसने 4 एरियाज के ऊपर मेन फोकस किया गया। वे 4 एरिया कौन कौन से थे? एमई करके हम याद रखेंगे इसको, एमई, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और ई से एक्सपोर्ट। लास्ट में पीछे के 2 हैं, ये नी से है, निर्यात और निवेश। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट होगा, कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। इन चारों के ऊपर अपना जो रीसेंट बजट है केंद्रीय बजट 25-26 का, इसका मेन फोकस था। Which of the following are the conditions of economic viability and technological feasibility of Leontief static model? Leontief के मॉडल में इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी यानी आर्थिक व्यवहार्यता और तकनीकी व्यवहार्यता की शर्तें क्या हैं, वो हॉकिंस साइमन कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। ये दोनों ही शर्तें अपनी लियोनटिफ के स्टैटिक मॉडल में। 92 विद रेफरेंस टू पैरेटो वेलफेयर क्राइटेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पूछना है कि छाटना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। सोशल, इट स्टडीज द इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर इन बोथ एम्बिग्यूअस अनएम्बिग्यूअस, नहीं ये एम्बिग्यूअस को नहीं लेकर के चलता, ये सिर्फ अनएम्बिग्यूअस यानी जो क्लियर केसेस हैं उन्हीं की स्टडी करता है। क्लियरली बताता है कि एक का इंक्रीमेंट हो, एक का वेलफेयर इंक्रीज होगा, इंप्रूवमेंट, पैरेटो इंप्रूवमेंट क्या कहती है कि एक का वेलफेयर इंक्रीज होगा दूसरे का वर्स ऑफ किए बगैर। इट इज़ फ्री फ्रॉम, तो फर्स्ट तो अपना इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये सिर्फ अनएम्बिग्यूअस केसेस की स्टडी करता है अपना, पैरेटो ऑप्टिमलिटी, पैरेटो वेलफेयर क्राइटेरिया। सेकेंड, इट इज़ फ्री फ्रॉम वैल्यू जजमेंट एंड इंटरपर्सनल कंपेरिजन। हाँ ये बिल्कुल सही है। ये सिर्फ इतना बताता है पैरेटो इम्प्रूवमेंट कि एक पर्सन को आप बेटर कर रहे हो विदाउट वर्सनिंग अनदर पर्सन। सो ये पैरेटो इम्प्रूवमेंट सिर्फ इतनी बात करता है, पैरेटो वेलफेयर क्राइटेरिया, ना कि जजमेंट का काम करता है। तो ओनली सेकेंड इज करेक्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा, ओनली 2 इज करेक्ट। ये अस्पष्ट के ऊपर ध्यान नहीं देता, सिर्फ स्पष्ट स्थिति के अंदर ही ये काम करता है अपना पैरेटो का कल्याण का मापदंड। और सेकंड में क्या बोला गया है कि ये मूल्य निर्णय यानी कि वैल्यू जजमेंट और अंतर्वैयक्तिक तुलनाओं के ऊपर ये ध्यान नहीं देता, इनसे मुक्त है, बिल्कुल सही है अपना। 93, इफ़ अ फर्म मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, अगर एक फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब क्या है,
MR के नेगेटिव होने का मतलब जब अपना MR गिरता है नीचे की तरफ, नेगेटिव हो रखा है, ये MR अपना नेगेटिव है, इस टाइम पे अपना जो टोटल रेवेन्यू होगा वो इस टाइम पे मैक्सिमम हो रखा होगा। सॉरी, जब नेगेटिव है ना, नीचे की स्टेज पे है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे अपना जो TR है वो गिर रहा होगा, यानी TR फॉलिंग विद आउटपुट, आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ टोटल रेवेन्यू गिरेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट होगा कि फर्म की कुल आय उत्पादन के साथ घट रही होगी। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होगा, बैरियर होंगे एंट्री के लिए, ठीक है। तो ए का अपना 3 हो जाएगा, ए का 3 अपना बी में गिवन है। ए ऑप्शन के लिए 3 यानी बी में गिवन है हमारे पास, ये रहा 3, और सी में भी गिवन है हमारे पास। ओलिगोपोली में कार्टेल बनते हैं, सी का 2 हमारा सिर्फ बी में गिवन है, तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ड्यूओपोली में हमारे पास 2 सेलर होते हैं, मोनोपोली में बैरियर्स होते हैं, और ओलिगोपोली में कार्टेल बनता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारे पास होमोजिनिटी होती है प्रोडक्ट्स की, समरूप वस्तुएं होती हैं। एकाधिकार में क्या होगा, एकाधिकार में बाधाएं होंगी प्रवेश पर, अल्पाधिकार में कार्टेल बनेगा, द्वैधिकार में 2 ही विक्रेता होंगे, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पाद की समरूपता देखने को मिलेगी। वेज ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, जब आपकी एवरेज अर्निंग आपकी वेजेस से ज़्यादा हो जाए, यानी आपकी जितनी वेज है उससे ज़्यादा, एवरेज वेज से ज़्यादा आपकी एवरेज अर्निंग हो जाती है, तो उसको हम वेज ड्रिफ्ट बोलते हैं। वेज ड्रिफ्ट का मतलब एवरेज अर्निंग हायर है, यानी ऑन एन एवरेज आपको जो अर्निंग मिल फर्म, किसी भी पर्टिकुलर फर्म से आपको जो अर्निंग हुई उसमें आपने बोनस को या फिर किसी भी कंपनसेशन के रूप में आपको जो भी मनी मिली या भी कोई भी थिंग मिली है, यानी आपकी अर्निंग तो हाई है, जो वेज रेट उन्होंने डिसाइड की थी वो कम है, यानी आपकी जो अर्निंग है वो ग्रेटर रहेगी इन केस ऑफ वेज ड्रिफ्ट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, इनमें डिफरेंस होएगा ना, जो एवरेज वेज और एवरेज अर्निंग के बीच के डिफरेंस को शो करता है वेज ड्रिफ्ट, ठीक है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट है। बेन का लिमिट प्राइसिंग थ्योरी है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा, जहाँ पे MR मैक्सिमम होगा, मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे मैक्सिमम होगा, MR विल बी मैक्सिमम, वहीं पे इक्विलिब्रियम लेवल होगा बेन की लिमिट प्राइसिंग थ्योरी में। सीमांत आय अपनी अधिकतम होनी चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हमें डिमांड फंक्शन गिवन है, ये रहा अपना डिमांड फंक्शन, और हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालने को बोला है, जहाँ पे क्यू की वैल्यू हमें 25 गिवन है। तो कंज्यूमर का सरप्लस का फॉर्मूला अपना क्या होता है, हम इंटीग्रल में से माइनस करते हैं, पहले इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन की, डिमांड फंक्शन की, उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर को, यानी P इंटू क्यू को, P मल्टीप्लाई बाई क्यू करेंगे। अब ये प्राइस हमें गिवन है, P इज इक्वल टू दिस हमें गिवन है, इस Q की वैल्यू को P में रखेंगे, अपना P निकल के आ जाएगा, फिर P और Q की मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, फिर इंटीग्रल निकालेंगे इसका, फिर इंटीग्रल में से जो ये P इंटू क्यू की वैल्यू आई थी यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे। इसको देखते हैं सिंपली, एक फ़ोन की स्क्रीन पे स्पेस नहीं है लिखने का, तो मैंने पेपर पे सोल्व कर रखा है, उसको करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें गिवन था P इज इक्वल टू दिस, क्यू की वैल्यू, और CS हमें निकालना था, कंज्यूमर सरप्लस निकालना था। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला हमें गिवन पता ही है, ये होता है, इंटीग्रल निकालेंगे पहले इसका, उसके बाद उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम टोटल एक्सपेंडिचर निकालते हैं। P हमने P कैसे निकाला, जो Q की 25 वैल्यू थी उसको हमने P की जो इक्वेशन थी, P इज इक्वल टू 1/4 Q टू दी पावर -1/2, यहाँ पे Q की वैल्यू 25 फिल की, और हमारा आंसर क्या निकल के आया, P की वैल्यु हमारी 1/20 आ गई। टोटल एक्सपेंडिचर निकाला, P इंटू क्यू किया, 25 हमें Q गिवन था, P हमारा निकल गया है 1/20, तो 5/4 हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकल गया, यानी हमारा ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ये टोटल एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन अपना निकल के आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है अपने डिमांड फंक्शन का जो हमें गिवन है। इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे हम यहाँ से 1/4, ये अपना इक्वेशन हमें गिवन थी, इसका इंटीग्रल लेते हैं। प्राइस हमें कितना गिवन था 25, तो 0 to 25 ये लिमिट सेट कर दी हमने। अब इंटीग्रल करते हैं इसका, 25 1/2 नीचे आ जाएगा, जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, 1/4 आगे निकल जाएगा। फिर अब यहाँ पे Q के जगह पर अब 1/2 ये पलट करके 2 ऊपर आ जाएगा इसके पास, फिर Q की पावर 1/2, एक बार Q की वैल्यू हमें 25 लेनी है और एक बार ये 0 लेनी है, तो ये 25 ली, 25 √25 हो जाएगा, यानी 5 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, रूट हटेगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, इधर वाले साइड 0 है तो यहाँ 0 ही हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई में ना। फिर यहाँ से 10/4 आ जाएगा अपना,
10/4 ये अपना क्या निकल के आया, इंटीग्रल निकल के आया। फॉर्मूला क्या था, हमें इस 10/4 में से, इंटीग्रल में से, फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको इंटीग्रल में से 10/4 में से टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने 5/4 निकाला था इसको माइनस करना है। फिर आप 10/4 में से इस 5/4 को माइनस करोगे तो आपका 5/4 आएगा, 5/4 आंसर आएगा। 5/4 को हम 1.25 भी लिख सकते हैं ना, तो 1.25 अपना करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर अपना करेक्ट कौन सा होगा, डी को ऑप्शन अपना यानी विकल्प नंबर डी अपना करेक्ट होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका पहले इंटीग्रेशन निकाला, फिर पी इंटू क्यू किया यानी हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाला, फिर इस इंटीग्रेशन में से पी क्यू को माइनस किया तो अपना आंसर क्या आया, 1.25 अपना सही उत्तर है, विकल्प डी सही होगा। 98 विच वन इज करेक्ट फॉर वेबलिन गुड। वेबलिन गुड प्राइस से रिलेटेड है, प्राइस हाई डिमांड हाई, प्राइस लो डिमांड लो, तो प्राइस के साथ रिलेटेड है। कह रहे हैं गिफन गुड्स की तरह, बिल्कुल नहीं, गिफन गुड्स की तरह नहीं है। इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड टू शो हाई स्टेटस, हाँ बिल्कुल सही है, प्राइस के बढ़ने से, ठीक है। ये गिफन गुड की तरह क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेबलिन गुड है, ये घटिया वस्तु नहीं होती, ये वेबलिन है अपने आप में, ये प्रतिष्ठा का सूचक है, हाई स्टेटस का सूचक है, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। वेबलिन के केस में कीमत की वृद्धि की उच्च दर्ज की स्थिति दिखाने हेतु, ठीक है, कि हाई प्राइसेस के ऊपर हमने इसको ख़रीदा है, अपनी हाई दर्जे को दिखाने के लिए, इस हाई दर्जे को दिखाने के लिए, उच्च दर्जे को दिखाने के लिए कीमत की वृद्धि होने के बाद भी आप मांग को बढ़ाओगे। नेक्स्ट 99 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या मान के चलता है, लॉन्ग पीरियड को मान के चलता है कि लॉन्ग टाइम का अपना प्रोडक्शन फंक्शन है कोब डगलस। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 2 जहाँ पे भी करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म को नहीं लेता ये। 1 कहाँ है, ए कट गया और अपना सी कट गया। फिर अब देखना है हमें बी और डी में से, बी और डी, सिर्फ बी और डी हमारे लिए अभी बचे हुए हैं। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, दिस अज्यूम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। थर्ड, द आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर इज वेरिएबल, नहीं, ये आउटपुट इलास्टिसिटी को कांस्टेंट मान के चलता है ना कि वेरिएबल, तो फोर्थ भी अपना कट जाएगा, यानी फोर्थ कहाँ है, डी ऑप्शन में है। तो अभी अपने पास क्या बचा, सिर्फ बी बचा है, तो बी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, बी विल बी द राइट आंसर। ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। द थ्योरी ऑफ पोटेंशियल सरप्राइज, ये थ्योरी किसकी है, ये जीएलएस शैकल की थ्योरी है। फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। प्रभावित आश्चर्य का सिद्धांत किसके द्वारा गिवन है, पोटेंशियल सरप्राइज की थ्योरी गिवन है शैकल के द्वारा। तो 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे अपना एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।